नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन पुराने पोर्शन में इसको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम है। ठीक है, तो बहुत लोग तुमको यही बोलते हुए तुम लोग सुनोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नए टाइम पे तो लोग ने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इसको खाली सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन बेसिकली बनते कैसे हैं, क्या लगता है? जब भी हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो ये मिल के हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है 11th में। एक तो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं और एक होते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। किसको मालूम है क्या फर्क है दोनों में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में? कौन बता रहा है? होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हाँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, मैं बोलूँ कि ये एक मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें मैंने सॉल्ट प्लस वाटर डिसॉल्व किया है, राइट है। और मैं बोलूँ कि एक मेरे पास और सॉल्यूशन है जिसमें मैंने कुछ सॉइल प्लस वाटर को डिसॉल्व किया है, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क होगा। फर्क इसलिए होगा क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, राइट है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का सही मतलब समझो। बहुत लोग बोलते हैं कि सेम फेजेस में जो आते हैं उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं, जो डिफरेंट फेज में आते हैं उनको हम लोग ये बोलते हैं। सॉइल के साथ क्या सिस्टम होगा कि सॉइल को जब तुम पानी में डालोगे तो कहीं कहीं पे उसका ज्यादा पार्ट होगा, कहीं कहीं पे कुछ पार्ट होगा, कहीं कहीं पे सॉइल होगा ही नहीं, खाली वाटर ही दिखेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि सपोज करो तुमको एक स्पून दिया जाए, ठीक है, और मैं तुमको बोलूं कि इस स्पून से कहीं से भी एक स्पून तुम इसमें से सॉल्यूशन निकालो और इसमें से सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तुमने एक बार निकाला इसका, एक बार इसका निकाला, फिर एक बार इसका निकाला, फिर एक बार इसका निकाला, ठीक है, फिर एक बार इसमें से एक स्पून निकालते हो, फिर इसमें से एक स्पून निकालते हो, राइट है। तो इसके जो तीनों पार्ट होंगे ना, राइट है, वहां पे तुमको हर एक स्पून में क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर मिलेगा। बट यहाँ पे जो तुम निकाल रहे हो इसमें क्या होगा, कभी कभी तुमको ज्यादा मिट्टी मिल जाएगी, या कभी कभी ज्यादा वाटर मिल जाएगा, या कभी कभी तुमको मिट्टी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो रही है इसमें, एक तुम बोल सकते हो ना अननेसेसिटी दिख रही है मुझे इसमें, ठीक है। मैंने सोल्यूशन बनाया था तो मुझे एक्सपेक्टेड क्या था कि हर प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, हर जगह पे इक्वल होना चाहिए, जैसा कि किसमें होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में ये प्रोपोर्शन कहीं कम ज्यादा अगर मिल रहा है तुमको तो दैट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है, समझा? ठीक है। मान लो तुम मान लो तुम दाल चावल खा रहे हो और अचानक से एक मिर्चा वगैरह का टुकड़ा हाथ में आ जाता है, तो उस सोल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस, क्योंकि वो टुकड़ा हमेशा तुमको नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, दैट इज हेट्रोजीनियस। या देखा है तुम लोग ने, कोई नमकीन होती है जो एक ही टाइप की दिखती है, उसमें कुछ सेंगदाना वगैरह कुछ नहीं रहता, उसको तुम जहां से उठाओगे वो वैसा ही निकलेगा, ठीक है। और कुछ नमकीन ऐसी होती हैं जिसमें तुमको कहीं सेंगदाना, कहीं हरा कलर, कहीं लाल कलर ऐसा दिखेगा, तो वो क्या है तुम्हारा हेट्रोजीनियस, और ये क्या है तुम्हारा होमोजीनियस। और मैं डिटेल में जाऊं तो नॉर्मल ऑर्डिनरी दुकान का समोसा वगैरह तुम लोग खा लो, या फिर बीकानेर का खा लो, तो बीकानेर में कभी कभार काजू बादाम भी निकल जाता है जो ज्यादा नसीब वाले रहते हैं, और जो ऑर्डिनरी उन लोग तो नॉर्मली रहेगा, उसमें से कॉकरोच वगैरह भी निकलते हैं, ठीक है। तो एक ही जैसा अगर सोल्यूशन चल रहा है, एक ही जैसा सोल्यूशन चल रहा है तो उसको मैं होमोजीनियस बोलूंगा।
और अगर सोल्यूशन में चेंजेस देखने को मेरे को मिल रहे हैं कि हर एक पार्ट में उसके अलग अलग चेंजेस हैं, दैट इज हेट्रोजीनियस। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। अब ये तो हो गया सॉल्यूशंस का बेसिक पार्ट की सॉल्यूशन को डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है। सॉल्यूशन अगर तुमने थोड़ा सा 11th में अपना स्किप हो गया पोर्शन, सॉल्यूशन वहां पे अगर तुम पढ़ोगे ना, तो सॉल्यूशन को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। मेजरली तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है, बट और थोड़ा क्लासिफिकेशन में जाओगे तो 3 टाइप से तुमको ये मिलेंगे। एक होते हैं तुम्हारे पास ट्रू सॉल्यूशन, एक होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होते हैं क्या बोलते हैं यार, एक को सस्पेंशन। ठीक है, राइट। कैसा होता है कि अब तीनों सॉल्यूशन है तो सीधी सी बात है, इनके अंदर सॉलिड भी होगा प्लस सॉल्वेंट भी होगा, तभी तो ये चीज बनी हुई है। बट इन तीनों में देखो डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जैसे मैं तुमको एग्जांपल दे दूं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। कोलॉइडल में मैं तुमको एग्जांपल दे दूं, मिल्क प्लस वाटर। और सस्पेंशन में मैं तुमको दे देता हूं, मान लो सॉइल प्लस वाटर। ठीक है। तो क्या फर्क क्या है इधर का? ठीक है, चल सही हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन सबको, चलो। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फर्क क्या है मालूम है? ट्रू सॉल्यूशन वर्ड जब भी मैं यूज करता हूं, इसका मतलब सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। मतलब देखो, पहली बात तो ये है कि अर्थ पे कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं कि जिसमें 100% मिक्सचर हो। तुम सॉल्ट लो, शुगर लो, उनको अगर तुम वाटर में डिसॉल्व भी कर दोगे ना, तो वो कभी भी 100% डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये नेचर का रूल है या एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तुम कुछ भी मान सकते हो, बट ऐसा कभी नहीं होता कि 100% हमको रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत एक्यूरेट होगा तो तुमको 99% दिखेगा, बट 1% कभी भी नहीं होगा। 1% तो देखा होगा, कोलगेट वाले कीटाणु भी नहीं मार पाते हैं, तो वही 1% इसके साथ होता है। ठीक है। तो सिस्टम क्या है कि कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका पार्ट हमेशा बच जाएगा। तो सोल्यूशन में अगर मैं ट्रू सोल्यूशन बोलता हूं, तो ट्रू सोल्यूशन का ये मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है सॉल्वेंट में। ठीक है। अच्छा, तुम लोग मेरे को बताओ, अगर मैं वाटर है उसमें मिल्क वगैरह डाल दूं, तो तुमको सोल्यूशन में क्या दिखेगा? सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में और मिल्क वाटर सोल्यूशन में क्या फर्क दिखेगा तुमको? कलर का। ठीक है। सॉल्ट वाटर तो स्टिल तुमको ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा, तुमको ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उसमें कुछ डिसॉल्व किया है। बट मिल्क प्लस वाटर वाला सोल्यूशन तुमको व्हाइट कलर का दिखने लगेगा, तुमको ये पता चलेगा कि मैंने इसमें कुछ मिक्स किया हुआ है। ठीक है। ऐसा होता क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। और सस्पेंशन में मैं तुमको बोल रहा हूँ सॉइल प्लस वाटर। सॉइल को तुम कितना भी पानी में डिसॉल्व कर दो, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगा, और खाली वाटर की लेयर अलग हो जाएगी और सॉइल की लेयर अलग हो जाएगी। करेक्ट है ये? ठीक है। तो फर्क क्या है मालूम है? सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है जानते हो? सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्यूट जैसा बिहेव करेगा तुम्हारा सोल्यूशन वैसा बनेगा। इसमें देखो, सब में मैंने वाटर लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। चेंज किसके वजह से आ रहा है? इस सॉल्यूट के वजह से। सॉल्ट था तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बना था, मिल्क लिया तो ब्लर सोल्यूशन बना, सॉइल ले लिया वापस मैंने तो उनकी लेयर्स ही अलग हो गई, वो मिक्स ही नहीं हो रहे हैं आपस में। तो इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है? सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज। ठीक है। अगर साइज काफी बड़ा है उसका, तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। साइज थोड़ा कम है तो वो क्या कर देगा, पूरे सोल्यूशन को ब्लर कर देगा। राइट है। और अगर साइज बहुत कम है तो वो क्या होगा, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बताता है कि ऐसे सॉल्यूट जिनका साइज 1 to 10 नैनोमीटर के बीच में होता है, ये एक्यूरेट वैल्यू मेरे को नहीं मालूम है,
फिर भी मैं तुम लोग को नियरली बता रहा हूँ, जिनका साइज सॉल्यूट का साइज 1 to 10 नैनोमीटर के बीच में होगा वो हमेशा क्या बनाएंगे, ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, 10 to 100 नैनोमीटर के बीच वाले कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएंगे, और अगर इनके सॉल्यूट का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, सस्पेंशन। समझा सबको? मैंने क्या बोला कि जो भी सोल्यूशन बनता है, ठीक है, उसमें सॉल्वेंट का कोई मेजर पार्ट नहीं है। सॉल्वेंट तो क्या करता है, डिसॉल्व करने का काम करता है। सॉल्यूट डिसाइड करता है कि मुझे डिसॉल्व होना है या नहीं होना है। अगर पूरी तरह डिसॉल्व होगा तो ट्रू सोल्यूशन, थोड़ा कम डिसॉल्व होगा तो कोलॉइडल सोल्यूशन, थोड़ा बहुत कम डिसॉल्व होगा तो सस्पेंशन बनेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बोलता है कि ऐसे सॉल्यूट का साइज जिनका सॉल्यूट साइज 1 to 10 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, मान लो तुम कोई सोल्यूशन बना रहे हो और अगर मैं तुमको बोल दूं कि जो सॉल्यूट का जो साइज है वो 150 नैनोमीटर है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, वो कौन से टाइप का सोल्यूशन बना सकता है? ठीक है, वो कैसा बनाएगा, कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएगा। मैं बोल दूं कि सॉल्यूट का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो हमको पता चल जाता है कि वो क्या बनाएंगे, सस्पेंशन बनाएंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूट साइज, राइट, द सोल्यूशन में बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ solute size and can be classified as true solution, colloidal solution and suspension। ये चीज अपने को इसमें थी, बट ये चैप्टर हम लोग ने 11th में पढ़ा नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री करके चैप्टर था ना तुमको एक, ये कोलॉइडल करके एक चैप्टर है यार तुमको 11th में। चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, देखो। हाँ बोल भाई। भाई ये सब माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, अपने को नहीं पता चलता। ये तेरे को अगर डेटा दिया हुआ है तो तू बता सकता है। ठीक है, मिल्क और वाटर का साइज क्या होगा? तेरा वाटर में क्या होता है, H2O होता है, राइट है। मिल्क में क्या होता है मालूम है तेरे को? वाटर होगा, इसके पास कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस होगा, मिनरल्स होंगे। तो इसका साइज बड़ा या इसका बड़ा? ठीक है, तो ऐसे डिसाइड करते हैं। अब तू एक मिल्क के एक पार्टिकल का साइज नहीं बता सकता, उसके लिए तेरे को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, फिर जाके तू नैनोमीटर में उसका साइज बताएगा। ये कौन सा डाउट है रे बक? हाँ, अगर तेरे को दिया हुआ है सामने से तो ठीक है। सॉल्यूशंस इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में पूरा सॉल्यूशंस के बारे में दिया हुआ है, और तुम लोग मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। ठीक है, तुम लोग मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है जिसके बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस चीज में मेरा ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, सॉल्यूट के ऊपर या सॉल्वेंट के ऊपर? सॉल्यूट के ऊपर होगा। क्यों, क्या रीजन है कि मुझे सॉल्यूट पे बहुत ध्यान देना है? ठीक है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो नेचर है वो कौन डिसाइड कर रहा है? सिर्फ सॉल्यूट डिसाइड करता है। ठीक है, सॉल्वेंट तो एक्सेस में होता है, इसको हमको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये डिसाइड करेगा। जैसे अगर मान लो तुम लोग को एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मेरे पास वाटर है, कितने डिग्री पे ये फ्रीज होगा? 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। बट इसी वाटर में अगर मैं थोड़ा सा मान लो शुगर वगैरह मिक्स कर दूं, तो क्या लगता है तुमको, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो स्टिल 0 सेंटीग्रेड होगा क्या? नहीं, अब मेरे को और नीचे जाना पड़ेगा इसको फ्रीज करने के लिए, क्योंकि एक चीज और ऐड हो गई है। ठीक है, 0 के भी नीचे जाना पड़ेगा। समझा? तो मतलब कौन डिसाइड कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी? सोल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है? सॉल्यूट डिसाइड कर रहा है।
इसकी तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इसमें ऐड किया, इसने पूरे सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं। तो सोल्यूशन चैप्टर में हमको जो भी चीजें पढ़नी है वो सिर्फ किसके बारे में पढ़नी है, सॉल्यूट के बारे में, कि सॉल्यूट डालने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस क्या क्या होते हैं। अब ये जो वर्ड था पहले वाले पुराने पोर्शन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। ठीक है, और एक्चुअल में चैप्टर का नाम यही होना चाहिए था, बट तुम लोग पता नहीं कौन से नसीब लेके आए हो, खाली सॉल्यूशंस दे दिया गया तुमको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये वर्ड लिया गया है ग्रीक वगैरह से शायद, जिसका जो एक्चुअल वर्ड है वो कॉलिगेटस है। कॉलिगेटस का मतलब होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थी, बट ये जब एडिशन में आता है, किसी के साथ कलेक्शन में आता है, वाटर प्लस एनी सॉल्यूट, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, और इसी चीज पे हमको स्टडी करना है। ठीक है, यही चीज मेरे को स्टडी करना है कि कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा। मान लो मैंने शुगर ऐड कर दिया वाटर में, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट 0 से जाके कितने तक जाएगी, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। या बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रही है तो कितनी बढ़ेगी, यही सब हमको कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो अपने पास बहुत सारी है, ठीक है, चीजों की चेक करने के लिए, बट पूरा का पूरा सॉल्यूशन सिर्फ 4 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, और यही 4 प्रॉपर्टीज अपने को काफी डिटेल में देखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझते हो, राइट है, वाटर है, इसको मैंने हीट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से वेपर्स निकलेंगे जो कुछ प्रेशर जनरेट करेंगे, राइट है। लेकिन मान लो इसके साथ मैंने कोई सॉल्यूट मिक्स किया हुआ है, तब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, वही देखना है अपने को, इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यही 4 प्रॉपर्टी को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये वाला जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या पढ़ते मालूम है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितनी हीट तुम पहले दे रहे थे सॉल्यूट मिक्स करने के बाद, क्या हो जाएगी, इसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमको हीट और देनी पड़ेगी फिर, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, ये ऐसे आएगा तुमको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी चीज की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। मान लो वाटर है, इसको तुम बॉईल कर रहे हो तो ये 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा, बट इसी में अगर मैं सॉल्ट मिक्स कर दूं ना, तो ये 100 पे बॉईल होना बंद हो जाएगा। अब तुमको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, 120 130 तक लेके जाना पड़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन क्यों, अभी तुम लोग ने आंसर दिया था इस चीज का मेरे को, कि जो वाटर है वो 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, बट वाटर के साथ अगर मैं कोई सॉल्यूट मिक्स कर दूं तो फिर मेरे को माइनस में जाना पड़ता है, राइट है। माइनस में जा रहे हो मतलब क्या हो रहे हो, और कम जा रहे हो ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऐसे ही आएगा तुमको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कि एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को दूं तो थोड़ा लॉजिकली सोचना, कि मान लो कोई आदमी समुंदर में गिरा हुआ है, ठीक है, तुमको मालूम है अगर कोई आदमी समुंदर में गिर गया कि तो उसकी डेथ कैसे होती है, कैसे होगी, सर सांस फूलने से मर जाएगा। ठीक है, पानी भर जाता है उसके अंदर, और किसी के पास लॉजिकल आंसर, उसके बॉडी के सेल्स फट जाते हैं।
और ऐसा ऐसा कौन सोच रहा है कि मच्छी वगैरह के शार्क वगैरह देख के डर के हार्ट अटैक आ जाता है? ठीक है। समुंदर में आदमी मरता है प्यास की वजह से। ठीक है। सांस फूलने से सांस फूलने से, मच्छी देखने से नहीं मरता है। समुंदर में आदमी क्यों मर जाता है मालूम है? उसको प्यास इतनी ज्यादा लगती है कि उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। उसको पानी नहीं मिलता है समुंदर में। कैसा लगा मेरा मजाक? ये फैक्ट है लेकिन। ठीक है। क्यों होता है ऐसा मालूम है? समुंदर में आदमी प्यास की वजह से मर जाता है। प्यास की वजह से इसलिए मर जाता है कि समुंदर का पानी क्या है, खारा है। ठीक है। अपने बॉडी को चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आदमी जब समुंदर में गिर जाता है तो उसके अंदर पानी फटाफट एंटर करने लग जाता है। जहां से स्वेटनिंग वगैरह होती है वहां से भी बॉडी में NaCl एंटर करता है। और तुमको पता है ना, जब NaCl बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है? आयन डाइपोल मूवमेंट पता है? आयन डाइपोल मूवमेंट पता है तुम लोग को? Na+ और Cl- में डिवाइड होगा तो एक एक आयन क्या करते हैं? 6 वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। याद है? स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया था। ठीक है। ये Na+ भी क्या करेगा? 6 वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा। तो सॉल्ट जाने से बॉडी में होता ये है कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल है ना, उनको क्या करता है? सॉल्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, दैट इज डिहाइड्रेशन। और अगर तुम्हारे सेल्स में पानी कम होने लग गया तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। और उसके सेल्स के बाद तुम्हारा हार्ट, फिर माइंड, फिर धीरे धीरे सारी चीजें ब्लॉक हो जाती है, तो डेथ हो जाती है उसकी। बोलो। उसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर में कहाँ सॉल्ट होता है रे पानी में? रिवर में अगर डूब रहा है तो वो फिर एक्स्ट्रा पानी जाने की वजह से डेथ हो सकती है। बट समुंदर में गिरने का ये लॉजिकल रीजन है। होती है रे, ऐसा नहीं है। एक रीजन ये भी है, वो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, क्यों होता है, जब टॉपिक आएगा तब मैं तुम लोग को बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अभी फिलहाल में रहने दो। ठीक है। तो यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। कुछ छोटे मोटे बचकाने साइंटिस्ट आएंगे, अपना कुछ इंट्रोडक्शन देके जाएंगे, फिर उनके कुछ रूल्स फूल्स रहेंगे, वो सब देखेंगे अपन। तो पूरा ओवरऑल चैप्टर तुम्हारा इतना ही है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से, तो थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करो तुम लोग। ठीक है। और दूसरा, पूरे चैप्टर में कंसंट्रेशन की बात होगी। कंसंट्रेशन पता है क्या होता है किसी भी चीज़ का? कंसंट्रेशन मतलब होता है अमाउंट। ठीक है। पानी में तुमने कितना शक्कर डाला है, दैट इज कॉन्सेंट। यहीं से तुम्हारे पास 2 वर्ड आते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, पता है किसी को? बोलो। नहीं। ठीक है। दोनों भी सली हाँ, दोनों भी चीजें क्या है अपने पास? सॉल्यूशंस ही हैं। ठीक है। मान लो HCl को मैं वाटर में डाल देता हूँ। ठीक है। और फिर मैं HCl को वाटर में डाल देता हूँ। ये दोनों भी क्या है? एक टाइप के सॉल्यूशन है। बट अगर मैं बोल दूं कि इस वाले केस में मैंने खाली HCl 5 ग्राम डाला है और इस वाले केस में मैंने HCl 50 ग्राम डाला है, और वाटर वाटर का लेवल मान लो 500 ग्राम यहाँ पे भी है, 500 ग्राम यहाँ पे भी, तो दोनों में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हुआ? जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। हैं तो दोनों भी सोल्यूशन, खाली डिफरेंस ये होता है कि एक में सॉल्यूट ज्यादा होगा, एक में सॉल्यूट कम होगा।
हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें कंसंट्रेशन टर्म बार बार आएगा कैलकुलेट वगैरह करने के लिए। कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, किसी को पता है कंसंट्रेशन निकालने का? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। C इज इक्वल टू N बाई वी। और मोल्स निकालने तो आता होगा, आई होप मोल्स निकालने आता है ना सबको। मोल्स कैसे निकालते हो? कैसे? मास अपॉन मोलार और मोलार मास भी आता होगा, आई होप सबको। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कोलॉइडल डिस्पर्शन, कोर्स मिक्सचर, खाली इंट्रोडक्शन लिखो और ये लिखो और ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। यही दोनों डेफिनेशन लिखो, खाली इंट्रोडक्शन टॉपिक डालो और डायरेक्ट ट्रू सोल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये तो मैंने तुमको बताया। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। उसके बाद ना ये दोनों फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि इस पे ना एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कभी कभी। परसेंटेज बाय मास, जिसको हम लोग W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। लिखो इसको। क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द परसेंटेज बाय मास ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 2.38। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ मेरे को आंसर सॉल्व करके, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ध्यान में रखना, इस चैप्टर में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि म्यूट कर दो रे, किसका चालू है? माँ कसम, ठीक है। हम लोग तीन चीजों में डील करेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वेट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट के लिए पहले हम लोग कंसिडर करेंगे और सॉल्यूट के लिए बाद में। जैसे अगर मैं बोलूँ दोनों का टेम्परेचर मेरे को लिखना है, तो सॉल्वेंट के टेम्परेचर को मैं T1 लिखूंगा, सॉल्यूट को T2, ठीक है। प्रेशर लिखना है तो मैं इसके प्रेशर को क्या लिखूंगा, P1, इसको क्या लिखूंगा, P2। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि सोल्यूशन में ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो इसका पहला प्रेफरेंस होगा, तो इसको T1 T2, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है करके चलना, बट तुम्हारे चैप्टर में बुक में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जहाँ पे भी T1 P1 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो किसके लिए लिखा हुआ है उन लोगों ने, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूट के लिए लिखना होगा तो वो, जैसे वॉल्यूम लिखना है तो मैं इसको V2 लिखूंगा और इसको V1 लिखूंगा, राइट है, क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो इसको C1, इसको C2, समझा? तो जैसे मैं लास्ट टाइम तुमको सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा था ना, वैसे ही तुम पहले इसका डेटा लिखोगे, फिर फॉर्मूला, फिर आंसर, ठीक है। तो इसमें तुम लोग मेरे को बता सकते हो W1 क्या दिया हुआ है मेरे को? कौन बता रहा है? W1 मतलब वेट ऑफ किसका मैं पूछ रहा हूँ, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो 500 ग्राम वाटर दिया था ना, तो W1 कितना हो गया तुम्हारा, 500। W2 वो दिया है क्या तुमको, उसने वो निकालने को बोला है। थर्ड क्या दिया था उसने, परसेंटेज बाय मास दिया था तुमको, कितना परसेंटेज बाय मास, 2.38, ठीक है। तो अगर मान लो कि लेट W2 को हम लोग x ग्राम मान लेते हैं, तो हमको पता है ना परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या है अपने पास, क्या लिखा था तुम लोग ने? ऊपर क्या आएगा, W1 W2 के फॉर्म में बताओ मेरे को, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? करेक्ट है। W2 सॉल्यूट का, W1 सॉल्वेंट, और फिर से W2 सॉल्यूट। नीचे हम लोग सोल्यूशन का लिखते हैं ना, तो दोनों का ऐड करके लिखना पड़ेगा, राइट है।
तो अब ये तुमको दिया था उसने कितना 2.38, W2 तुमने x लिया हुआ है, W1 वो तुमको 500 दे रहा है, प्लस ये x इंटू 100 क्या था, इसको इसी को तो सॉल्व करना है बस। इसको सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, तुमको आंसर मिल जाएगा। समझा? ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। दिख रहा है ना सबको? W1 W2 T1 T2 क्या लेना है वो अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, डेटा अच्छे से लिखा करो। सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है कैलकुलेशन में, तो नो डाउट वो सब चलता है थोड़ा बहुत, बट डेटा प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारा। करेक्ट है, सही है, वाह वाह।